हेलो 10th क्लास। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका इंट्रोडक्शन जो भी है बच्चों, आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक टर्म है बच्चे, डीएनए बोल्ड में लिखी हुई। डीएनए क्या होता है, ब्लूप्रिंट क्या होता है, इसके बारे में आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों, जो डिफरेंट डिफरेंट इंसान होते हैं और लोग होते हैं, उनके डीएनए अलग अलग होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा क्राइम ब्रांच जो है सबसे पहले डीएनए पे काम करती है। डीएनए से जो है क्रिमिनल का पता जल्दी चल जाता है। तो डीएनए बच्चों एक इतना महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे शरीर में कि हमारे पहली बात तो हर एक जो है ऊतक है, कोशिका है, उसका अलग डीएनए होता है एक इंसान का। ठीक है, जिससे उस इंसान की पहचान बहुत ही आसानी से की जा सकती है। डीएनए में बच्चे हमारी जो है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे हम इंसानों की, कि हम किसके भाई बहन हैं, हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी डीएनए में होती है। हमारे जो है बच्चे हैं या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, सबका पता हम डीएनए से लगा सकते हैं। इसलिए डीएनए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं विभिन्नता की। विभिन्नता से मेरा मतलब है, जैसे जो इंसान होते हैं उनके में आपने बालों के रंग अलग अलग देखे होंगे। आँखों में जो एक काला सा जो धब्बा होता है, उसका रंग आपने किसी का ब्राउन देखा, किसी का ब्लैक, किसी का ब्लू। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है। और जो इंसान होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, मतलब कुछ जो जिन्हें बोने कहते हैं, डॉर्फ कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कुछ बड़े होते हैं। कुछ पौधों में आपने देखा होगा, कुछ बोने पौधे रह जाते हैं, कुछ पौधे जो है काफ़ी बड़े हो जाते हैं। उनमें काफ़ी अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कुछ जीव देखे होंगे आपने जो बहुत ही गर्मी में जी लेते हैं, कुछ बहुत ही सर्दी में भी जी लेते हैं। तो ये जो विभिन्नताएं होती हैं, उन्हें जीने में, अपनी जो प्रजाति है उसको बढ़ाने में बहुत मदद करती है। ठीक है, इसलिए ये आपको मैंने बता दिया। दोनों सवाल अब आपके जो प्रश्न हैं ये हो जाएंगे। एकल जीव में प्रजनन की विधि। एकल जीव का से मेरा मतलब है जिनमें एक ही तरीके की कोशिका होती है, बहु कोशिका नहीं होती हैं। उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम विखंडन के बारे में पढ़ते हैं। विखंडन जैसे नाम से पता चल रहा है, किसी एक चीज़ का टुकड़ों में टूट जाना। तो जो एक कोशिक जीव होते हैं, कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो जो एकल कोशिका जीव होते हैं, जिनमें एक ही कोशिका होती है, वो विभाजन या विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। ऐसे जीवाणु के बच्चे जो उदाहरण हैं वो है जीवाणु, प्रोटोजोआ। ठीक है, इस तरीके के इसमें उदाहरण लिए हैं। अमीबा का भी उदाहरण लिया है। आगे बढ़ते हैं। विभाजन देखिए किस तरीके से हो रहा है। ये हमारा बच्चों एक अमीबा है। ठीक है, धीरे धीरे देखिए दो हिस्सों में जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है, और फिर इस तरीके से देखिए बिल्कुल ही अलग होने की कगार पे आ गया और फिर दो भागों में बट गया। ठीक है, ये चित्र आप चाहें तो याद रख सकते हैं, वैसे याद ही होगा आप लोगों को। ठीक है, इसमें आपको एक केंद्रक देखना है, कोशिका द्रव्य भेजा देना है, और यहाँ पर अमीबा बन के तैयार है। आगे चलते हैं। परंतु एक कोशिक जीव होते हैं, शारीरिक रचना उनकी जो होती है संगठित होती है। उदाहरण के तौर पे जो संगठित मतलब जो बंधे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कालाजार रोगाणु हो गया, लेशमानिया हो गया। इनके सिर पे कोने के समान सूक्ष्म संरचना होती है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म संरचना जो होती है ना, ये छोटे छोटे से धब्बे आप देख रहे हैं रेड कलर के, इनके बारे में बात कर रहा है। ये विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे एक अन्य एक कोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। ठीक है, एक तो अभी हमने पढ़ा खंडन, एक हमने पढ़ा विखंडन। ठीक है, जो किसी एक सेल से टूट करके नए सेल्स बना रहा है, जैसे एक हमारा अमीबा है, दो नए अमीबा बना रहा है। ठीक है, एक है बहुविखंडन। ठीक है, जैसे ये आपके सामने प्लाज्मोडियम दिखाया जाए, इसमें बहुत सारे जो है कोशिकाएं नजर आ रही हैं। जब ये टूटेगा तो ये बहुत सारे जो है कोशिकाओं में टूट जाएगा। ठीक है, इसलिए ये बहुविखंडन है। ईस्ट का भी उन्होंने उदाहरण आपको बताया कि स्वतंत्र रूप से वृद्धि करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, खंडन के बारे में बात करते हैं। तो खंडन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीव में जनन की सरल विधि कार्य करती है। जैसे इन्होंने उदाहरण भी लिए, आपको याद या ये करने हैं कि खंडन में क्या है, कि स्पाइरोगेरा है, ये उदाहरण याद कर लेना। छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और यह वृष्टि से विकसित हो जाते हैं। इसको आप एक्टिविटी में भी देख सकते हैं। परंतु यह सभी बहुकोशिक जीवों के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, सब पे लागू नहीं होता। इसका कारण है बहुकोशिक जीव कोशिकाओं के समूह मात्र ही नहीं है, विशेष कार्य हेतु विशेष द्वारा संगठित ऊतकों का निर्माण करते हैं। इस तरीके से आप पूरा पैराग्राफ पढ़िएगा। इसमें हम इतना जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया। इसमें बात करते हैं हम पुनर्जनन की, यानी पुनरुत्भेदन की। इसमें देखिए बहुत ही खास बात है, इसको समझाती हूँ पहले चित्र के द्वारा, फिर थ्योरी बताती हूँ।
जैसे ये बच्चे आपका एक प्लेनेरिया है, ठीक है, इसका नाम प्लेनेरिया है, इस 3 भागों में बट गया है, ठीक है। इसका हर एक भाग देखिए बच्चों फिर से वैसा ही बनने की कोशिश करेगा जैसे इसका पहला वाला शरीर था वैसा ही बनने की कोशिश करेगा, एग्जैक्ट वैसा ही बन जाएगा। तो इस तरीके की जो से जनन होता है इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं या पुनरुत्थान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो है इन्होंने डेफिनेशन भी दी हुई है, यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन भी दी हुई है कि यदि किसी कारणवश जीव छत बेछत होकर के, छत बेछत मतलब टूट फूट करके टुकड़ों में टूट जाता है तो उसके अनेक टुकड़े जो है एक नए जीव में विकसित हो जाते हैं, इसी को हम पुनर्वधन कहते हैं। उदाहरण के लिए आप इसमें से जो है ये प्लेनेरिया का उदाहरण याद कर लेना। अब बात करते हैं मुकुलन की। मुकुलन जैसे कि 8th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि इसमें उदाहरण लिया है बच्चे मुकुलन में हाइड्रा का, ठीक है। तो हाइड्रा जैसे कुछ जीव होते हैं जो क्या करते हैं, ये आप एक हाइड्रा देख सकते हो ग्रीन कलर की, ठीक है, ये एक हाइड्रा है। इसमें से एक छोटा सा, ये आप देखो, ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसे मुकुल बोलते हैं, ठीक है। ये मुकुल जो है थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा और फिर बड़ा होने के बाद बिल्कुल ही इससे अलग होकर के बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पेरेंट की तरह आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये इस प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? मुकुलन कहते हैं। ये हाइड्रा में होती है, ठीक है। तो ये आपको ऐसा ही लिखना है जैसे बताया मैंने, ये आपका हाइड्रा में मुकुलन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कायिक प्रवर्धन। ये वैसे छोटा सा ही टॉपिक है, इसको आप लोग खुद ही पढ़ लेना, नहीं तो हमारी बड़ी टॉपिक्स छूट जाएंगी। बस कायिक प्रवर्धन में हम देख लेते हैं। इसमें उदाहरण है ब्रायोफाइलम की पत्ती, ये यहाँ पे लिखा हुआ ब्रायोफाइलम की पत्ती। इसमें क्या होता है बच्चे, एक पत्ती होती है ये, ठीक है। इसके जो है कोने कोने पे छोटे छोटे से पौधे आ जाते हैं, उनकी अपनी जड़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसे कहते हैं और इंग्लिश में हमने इसका नाम दिया है कायिक परिवर्तन। तो ये किस में होता है? ये ब्रायोफाइलम की पत्ती में होता है। बस इतना ही आपको याद रखना। अगली तरफ बढ़ते हैं, ये बीजाणु समासंग, ठीक है। ये बीजाणु समासंग, इसमें क्या होता है, ये आप देख रहे हो एक बैलून की तरह, छोटे से गुब्बारे की तरह आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो है टूट जाते हैं और उसमें से ढेर सारे बीज रिलीज हो जाते हैं। क्या है एक्चुअली, इसके बारे में बताती हूँ। जैसे सरल बहुकोशिक जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे ब्रेड के धागे पर आपने कुछ संरचनाएं विकसित होती हुई देखी होंगी। जो ब्रेड होती है ना, जिसे आप खाते हैं, उसे अगर आप कुछ टाइम के लिए रख दें ऐसी जगह पे जहाँ पे उसे पानी मिल जाए तो वह आप हरे कलर में परिवर्तित हो जाती है, वही है ये, ठीक है। तो बीजाणु महासंघ का उदाहरण बच्चे आपको राइजोपस का कवक जाल, ठीक है। परंतु ऊर्ध्व तंतुओं सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं। गुच्छ बीजाणुधानी इनमें से जो है वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु की चारों एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। नए सतह के संपर्क में आने पर यह वृद्धि करने लगते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है, ये जो है आपके ये राइजोपस के जो है बीजाणु आपको दिखाए गए हैं, इनके चारों तरफ एक मोटी सी परत होती है जो इन्हें जो है हीट से, गर्मी से, पानी से बचा करके रखती है। जैसे ही इन्हें नया माध्यम मिलता है जीवित रहने के लिए तो वह जो परत है वो टूट जाती है और इस तरीके से ये अपना प्रजनन कर लेते हैं। फिर ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन से इतना पढ़ाया उसी के ऊपर है। अब लैंगिक जनन के ऊपर बढ़ते हैं। लैंगिक जनन जिनमें लिंग जो है इन्वॉल्व होंगे। तो लैंगिक जनन प्रणाली क्यों है इसकी, ये आप पढ़ना इम्पोर्टेंस बिल्कुल आपको पढ़ना है ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताती हूँ, अदरवाइज डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो नर युग्मक होते हैं, एक मादा युग्मक होते हैं, क्योंकि हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो उसमें नर और मादा युग्मक होने बहुत ही आवश्यक है, जिसकी वजह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो हम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ जाता है चित्र के साथ में, पूरा 5 मार्क क्वेश्चन बनता है इसमें से और आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी बन जाते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म करके मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाया था, उसमें से हम आवर्त बीज यानी एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। तो सबसे पहले आप इस पुष्प को बड़े ध्यान से देख लीजिए, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं और कहाँ कहाँ पे। तो जब आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये बच्चों इस पौधे का अंडाशय है, ये वर्तिका है, ये वर्तिकांग है, ये जो तीनों है बच्चे, इनको मिला करके स्त्री केसर कहते हैं, यानी पौधे के फीमेल पार्ट्स।
ठीक है। ये पराग कोश है, ये तंतु है, और इन दोनों को पुकेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुकेशर कहते हैं। और ये आपकी दल है यानी पंखुड़ी है, ये बाह्यदल है यानी हरी पत्तियां हैं। ठीक है, सारे पार्ट्स आपने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। देखिए, एक पुष्प जिसमें या तो फीमेल पार्ट है या मेल पार्ट है तो उसे एक लिंगी कहते हैं, क्योंकि उसमें एक ही लिंग तो है, तो पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो। ठीक है, तो ऐसे जो एक लिंगी पौधे होते हैं उनका उदाहरण है पपीता और तरबूज। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, जब दोनों ही हो तो उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों। पुंकेसर नर जननांग है और पराकरण पराकरण कर बनाते हैं। ठीक है, तो पुंकेसर जो है वो नर जननांग होते हैं, नहीं मेल पार्ट्स होते हैं। पराकरण सामान्यतः पीले हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते तो आपके हाथ में पीला पाउडर लग जाता है, तो ये पुंकेसर होता है यानी मेल पार्ट होता है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है, जो केंद्र होता है ना बिल्कुल बीचों बीच पौधे में, तो उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प का ये मादा जननांग है। ये 3 भागों में बटा होता है। इसका आधार पर उभरा हुआ फूल भाग अंडाशय कहलाता है, यानी जो मादा का जो पार्ट है, फीमेल पार्ट है, उसमें अंडाशय होता है एक भाग। दूसरा भाग मध्य में लंबा भाग होता है जिसे वर्तिका कहते हैं, तथा शीर्ष में वर्तिकार्क होता है जो प्रायः चिपचिप होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं, यानी उसमें बीज होते हैं, उसे बीजांड कहते हैं। यह तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। परागण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से संयोजित होता है। जनन कोशिकाओं में इस युग्मन का अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो इसे युग्मनज कहते हैं। कौन दोनों? जब मेल पार्ट फीमेल पार्ट, यानी आपका नर, क्या बोल रहा था उसको मैंने उस पार्ट को, ये पुंकेसर और ये पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक है, दोनों मिलते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम युग्मनज बना देते हैं। ये परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण की आवश्यकता होती है, यानी जो परागकणों को पुंकेसर है जो मेल पार्ट है वहाँ से उसे चल करके परागकण पे आने की जरूरत होती है। तो ये स्थानांतरण पुष्प के वर्तिकार्क पर होता है और ये स्वपरागण कहलाता है। परंतु एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। ठीक है, जब दूसरे पौधे पर पहुंचा तो पर परागण, और उसी पौधे पर हो तो स्वपरागण। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ। एक पुष्प पे दूसरे पुष्प पर परागणों का यह स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी द्वारा होता है। परागणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो पुंकेसर से होकर के परागण तक, ये परागण है, इस जगह को हमने बोला परागण है। ठीक है, वहाँ पर पहुँचने के बाद इसे फीमेल पार्ट यानी यहाँ पे पहुँचना होता है, तब जा कर के नया पौधा बनेगा या नया फ्रूट बनेगा। इसके लिए परागण एक नलिका विकसित होती है। ये जो आप नलिका देख रहे हैं, जो नाली जैसी एक नलिका होती है जो वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। ठीक है, जो यहाँ से होकर के बीजांड यानी यहाँ पे पहुंच जाती है। निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं और बीजांड भ्रूण विकसित होता है। बीजांड में से एक कठोर आवरण विकसित होता है, यह बीज में परिवर्तित होता है, अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर के फल बनाता है। अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकत एवं वर्तिकाग्र प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। आपने सभी पुष्प से किसी भाग को फल के साथ स्थायी रूप से जुड़े हुए देखा है। तो ये इस तरीके से चीज़ें बच्चे पौधों में होती हैं। पौधा अथवा भूड होता है। ठीक है, बीज में भावी पौधा जो होता है, जो मतलब एक पौधा बनने वाला होता है, उसे भूड पौधा कहते हैं। उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को हम अंकुरण कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने सीखी। अब यहाँ पे एक आपको बीज का चित्र दिखाया गया है जो कि ऑफ कोर्स आपने देखा होगा। आपको बस ये देखना है कि ये जो है ये आपका बीज पत्र है। ठीक है, जिसे हम खाते हैं। ये प्रांकुर है और ये हमारा नीचे की तरफ जो है ये मूलांकर है। ठीक है, जो जड़ बनाएगा, तो मूलांकर जड़ बनाता है और प्रांकुर जो है उसका तना बनाता है। मानव में लैंगिक जनन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चित्र के साथ आपको इसे याद रखना है।
एक एक करके मेल और फीमेल में जो है जनन के बारे में मैं आपको बताती चली जाती हूँ। जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है वो आप पढ़िएगा। तो ये इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन के बाद में आप इसको पढ़िएगा। मैं आपको सीधा नर जनन तंत्र के बारे में बताती हूँ। ये जो डायग्राम है ये आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है और हर एक पार्ट को पहले आप देख लीजिए सो दैट आपको इजी पड़े। ये मूत्र नलिका है बच्चों, और ये आपका शुक्राशय है। ये आपका शुक्राशय है यहाँ पे, ठीक है। ये मूत्राशय है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये शीशन है, ये मूत्र मार्ग है, ये वृषण है, ये वृषण कोश है, ये शुक्रवाहिनी है। सारे पार्ट्स आपने आराम से देख लिए हैं, अच्छे से इन्हें याद रखना है दिमाग में। अब बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण करता है, ठीक है। नर जनन कोशिका जो होती है, जो शुक्राणु का निर्माण करती है, वह वृषण में होता है। ये वृषण है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए ताप शरीर के ताप से कम होता है, ठीक है। जो शुक्राणु है यानी जो स्पर्म्स है वो यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, वृषण में। उनको बनने के लिए जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए होता है, यानी ताप कम चाहिए होता है। तो यहाँ पे वो जो ताप है वो उनको मिल जाता है, ठीक है। इसका कारण है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप से कम होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है कि उत्पादन में श्रवण में वृषण की भूमिका की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। शुक्राणु उत्पादन के लिए नियंत्रण के लिए टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। जो टेस्टोस्टेरोन है बच्चे, ये मेल हार्मोन होता है, मतलब नर में होता है, ठीक है। और ये लड़कों में जो है यौवन अवस्था यानी जो एक मेल बनने की जो प्रक्रिया है उसमें इसकी बहुत अहम भूमिका होती है। जो आपके फेस पे जो है मेल को बाल आ जाते हैं, ये सब एक मेल बनने की निशानियां होती हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। उत्पादित शुक्राणु का मोचन शुक्र वाहिकाओं द्वारा, ये शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़ करके एक संयुक्त नली बनाती हैं। मूत्र मार्ग शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के विवाह के उभय मार्ग हैं। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने श्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं, जिसमें शुक्राणु का एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरल हो जाता है। साथ ही वह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं जिनमें से मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होते हैं तथा लंबी पूंछ होती है, जिन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करते हैं। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे वृषण में हमारे जो है स्पर्म बने, ठीक है। स्पर्म एक कम ताप पे बनते हैं। यहाँ पे कम ताप पे बनने के बाद ये जो आप नाली सी देख रहे हैं, इसे जो है हम क्या कहेंगे, इसे मूत्रवाहिनी नाली कहेंगे या शुक्रवाहिनी कहेंगे, ठीक है। शुक्रवाहिनी नाली यहाँ से आएगी, मूत्रवाहिनी नाली को कट करते हुए यहाँ पहुँचेगी, शुक्राशय में पहुँचेगी। शुक्राशय जो होते हैं ये एक चिपचिपी सी चीज़ छोड़ते हैं, जिससे जो आपका स्पर्म है, शुक्राणु है, वो अच्छी तरीके से बह सके, गति कर सके इसमें अच्छी तरीके से यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से ये जो है आपकी मूत्र ग्रंथि आ गई और यहाँ से आपकी शुक्र ग्रंथि आ गई, जिसमें से शुक्राणु है। प्रोस्टेट ग्रंथि भी यहाँ पे लगी हुई है और ये शिशन के रास्ते मूत्र से यहाँ से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैं यहाँ पे पूरा टोटल जो है डिस्कशन था, जो कि मैंने बता दिया है मेल पार्ट के बारे में, और आपको ये डायग्राम याद रखना है। अब मादा जनन तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो ये जो जैसे वाई नहीं होता इस तरीके का, वैसा ही नज़र आता है आपको, हल्का हल्का सा, बहुत ईजी है, आप इससे देखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि इन्हीं से आपको मार्क्स मिले। सबसे पहले इस फीमेल पार्ट में चीज़ें देखते हैं क्या क्या है। ये अंडवाहिका है, यानी जो अंडों को पकड़ करके रखती है, दैट इज अंडवाहिका। फाइन, दिस इज अंडाशय, और ये गर्भाशय है, ये ग्रीवा है, और ये योनि है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो मादा जनन कोशिकाएं अथवा अंड कोशिकाओं का निर्माण अंडाशय में होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि मादा कोशिका कहाँ पे बनाई जाती है, तो वो अंड कोशिका में जो है अंड कोशिकाएं कहाँ पे बनती है, यानी अंडे कहाँ पे बनते हैं, तो वो अंडाशय में बनते हैं, ठीक है। और ये इसमें भी कुछ हार्मोन होते हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं, ठीक है। जब लड़की मतलब जब बॉर्न होती है, जब उसका जन्म होता है, तो उसी वक्त ही उसके अपरिपक्व अंड होते हैं। ढेर सारे अंडे ऐसे होते हैं जो पके हुए नहीं होते, मतलब अभी वो
प्रोड्यूस करने के यानी बच्चे देने के काबिल नहीं होती, तब भी उसमें अंडे होते हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यौवनारंभ, जब यौवन आरंभ होता है यानी बच्चे जब बड़े होते हैं 13-14 में आते हैं, एक ही उम्र में आते हैं, तो इनमें से कुछ परिपक्व होने लग जाते हैं। जो अंडे हैं वो पक्व होने लग जाते हैं। एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंडा अपरिपक्व होता है, तो हर माह एक अंडा जो है वो पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, यानी फुली मेच्योर हो जाता है। महीन अंडवाहिका अथवा फेलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाते हैं। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब द्वारा इस अंड जो अंडा बना है अंडवाहिका उस अंडे को जो है फेलोपियन ट्यूब द्वारा अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाते हैं। ये बच्चा गर्भाशय है, यहाँ पे वो अंडा ट्रैवल करके आता है। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। तो ये थैलीनुमा जो है दोनों अंड कोशिकाएं इसका निर्माण करती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है और यह यहाँ पे ग्रीवा द्वारा इस तरीके से योनि में खुल जाता है। ये ग्रीवा है आपकी, यहाँ योनि में खुल जाता है। ठीक है, मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं। तो जब शुक्राणु फीमेल में आते हैं तो वह योनि मार्ग में स्थापित हो जाते हैं, जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके अंडवाहिका तक पहुँचते हैं, जहाँ अंड कोशिका से मिल जाते हैं। निषेचन के पश्चात निषेचित अंड अथवा युग्मनज गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं। गर्भाशय में जब जो है ये स्थापित हो जाते हैं, क्या क्या, निषेचित अंड तथा युग्मनज तथा विभाजित होने लगता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि माँ का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। इसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाती है, यानी ब्लड प्रेशर भी, खून का बहाव भी बढ़ जाता है। भ्रूण को माँ के रुधिर में ही पोषण मिलता है, यानी उस माँ के पेट में ही उसे पोषण मिलता है, खाना पीना। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह तस्तरी नुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर से ऊतक को प्रवर्त होते हैं। माँ के ऊतकों को रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्त की आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों में स्थानांतरण एवं बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। तो ये जो आपका प्लेसेंटा है ये भ्रूण को ग्लूकोज देता है, ऑक्सीजन देता है, ये सारी जो उसकी ज़रूरत है वो पूरी करता है। विकासशील भ्रूण द्वारा कई सारे अपशिष्ट यानी पदार्थ जो उसके शरीर से विसर्जित होते हैं, जैसे मूत्र वगैरह है, ये सब जिसका निपटान जैसे प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण हो जाता है। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने के लिए लगभग 9 मास का समय लगता है। गर्भाशय की पेशियों को लयबद्ध संकोचन से शिशु का जन्म होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका फीमेल में क्या कुछ कैसे होता है वो हमने आपको बता दिया है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भ्रूण का रोपण कहाँ होता है, तो आपको बताना है कि गर्भाशय की दीवार में होता है। क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है, यानी जब मेल और फीमेल के जो शुक्राणु और जो अंडज होते हैं वो नहीं मिलते, तब क्या होता है उसके बारे में एक पैराग्राफ है। तो अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है अंड कोशिका, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है, यानी एक अंडा हर महीने फीमेल्स में बनता है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय की प्रति माह तैयारी करता है। हर एक महीने जो है गर्भाशय तैयारी करता है कि उसको उसमें जो है अंडे की स्थापना होने वाली है। अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है। कैसी हो जाती है, इसकी जो मसल है इसकी गर्भाशय की, वह स्पंजी हो जाती है, यानी चिपचिप हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक होती है। ये जो अंडा आने वाला होता है उसकी जो है पोषण के लिए काफ़ी जरूरी होती है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की आवश्यकता नहीं होती। जो मोटी परत है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो ये परत की अवस्था नहीं ज़रूरत नहीं है, इसलिए धीरे धीरे टूटने लग जाती है और योनि मार्ग से रुधिर यानी ब्लड का म्यूकस के रूप में निष्कासित हो जाता है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लग जाता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहते हैं, इंग्लिश में से पीरियड्स कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों तक होती है। ठीक है, जब बेबी नहीं बनना होता है तो वो अंडा जो है वेस्ट होता है, इसलिए वह टूट जाता है और जो ब्लड है वह
पेशाब के रास्ते फीमेल में से बाहर आ जाता है। इसे हम ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। जनन स्वास्थ्य, तो जो जनन स्वास्थ्य यानी एक फीमेल को बच्चा देने के लिए जो है स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो क्या क्यों ज़रूरत होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम है, मतलब एक क्रिया तरीके से चलता है, और यह उस समय होता है जब शारीरिक वृद्धि भी होती है। जब शारीरिक वृद्धि यानी शरीर बढ़ रहा होता है, किसी सीमा से तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन अथवा गर्भाधान योग्य हो गए हैं। यह एक निर्णय किस प्रकार ले सकते हैं, शरीर एवं मस्तिष्क मुक्त योग्य हो गया है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें बच्चा नहीं चाहिए होता है, तो इसके लिए सरकारी तंत्र की तरफ से दबाव हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में कोई निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, मतलब किसी को बच्चा नहीं चाहिए तो, और गवर्नमेंट ने मना भी किया होता है कि आप बच्चे जो हैं गिरवा नहीं सकते, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए वो बताया जा रहा है यहाँ पे। स्वास्थ्य पे कई तरीके से प्रभाव आप जो है 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आप, यानी वायरस के बारे में पढ़ चुके हैं हम बीमारी के पढ़ने वाले चैप्टर में। यौन क्रिया में प्रांगण के शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं, अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि अनेक रोगों का लैंगिक संरक्षण होता है। मतलब जो लैंगिक संबंध होते हैं, शारीरिक संबंध होते हैं, उससे कई सारे रोगों का जो है एक स्थान से एक शरीर से दूसरे शरीर में जो है रोग चले जाते हैं, जीवाणु चले जाते हैं, वायरस चले जाते हैं। तो इससे जीवाणु जनित जैसे गोनेरिया, ये बच्चे जो सेक्स रिलेटेड बीमारियों से गोनेरिया, सिफिलिस, ये और वायरस संक्रमण जैसे मस्सा जैसे वॉट्स कहते हैं, तथा HIV एड्स शामिल है। ये सब बीमारियां जो है सेक्स की वजह से होती हैं, यानी लैंगिक क्रियाओं की वजह से होती है। लैंगिक क्रियाओं के दौरान क्या इन रोगों के संरक्षण का निरोध संभव है? क्या इन्हें रोका जा सकता है? तो शिशन के लिए आवरण अथवा कंडोम प्रयोग में लिया जाना चाहिए इससे बचने के लिए, जिसे निरोध भी कहते हैं। कॉन्डोम्स यूज़ करने चाहिए। यौन लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भाधारण की संभावना सदा ही बनी रहती है। तो गर्भाधारण यानी गर्भ यानी बेबी का जो है बन जाना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है जब भी लैंगिक यानी शारीरिक संबंध किए जाते हैं तब। तो गर्भधारण की अवस्था में स्थिति की जो स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है, एवं यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई फीमेल को बच्चा नहीं चाहिए और उसको उसको वह प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसका उसके शरीर पर काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। गर्भाधारण को रोकने के कई सारे तरीके खोजे गए हैं। गर्भरोधी जिसे हम कहते हैं, एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है। ये यांत्रिक अवरोध क्या है? जिसमें शुक्राणु अंड कोशिका तक ना पहुंच सके, शिशन को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखने वाले अनेक युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के लिए परिवर्तन है, जिसमें अंड का मोचन ही नहीं होता है अतः निषेचन ही नहीं हो सकता। ये दवाएं सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती हैं, परंतु ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती हैं। उसके विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। तो एक तो गोलियां ले सकते हैं, कॉन्डोम ले सकते हैं, ठीक है, ये अभी तक दो तरीके बताए गए हैं। लेकिन गोलियां खाने से क्या है, एक विपरीत प्रभाव भी हो सकता है कि वो फीमेल कभी फिर माँ ही ना बन सके। तो गर्भधारण रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियों में जैसे कॉपर टी शामिल है। ये टी शेप की होती है, इसलिए इसे कॉपर टी कहते हैं, ठीक है। गर्भाशय में इसे गर्भाशय यानी फीमेल की गर्भाशय में रखा जाता है, परंतु गर्भाशय के उत्सर्जन से भी कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। इसके भी कुछ विपरीत प्रभाव। यदि पुरुष की शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए, जहाँ से शुक्राणु निकलते हैं, अगर उसे बंद कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि स्त्री की अंडवाहिनी अथवा फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए, जहाँ से अंडे यानी ओवा निकलता है, जो डिम्ब तो गर्भाशय तक नहीं पहुँच सकेगा। तो जिसे आप हिंदी में नसबंदी भी कहते हैं, जिससे जो है मेल फीमेल की फिर बच्चे नहीं होते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा। शल्य क्रिया यानी सर्जरी तकनीक द्वारा इस प्रक्रिया को अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। यद्यपि शल्य तकनीक भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, ये सुरक्षित तरीका है, परंतु सावधानीपूर्वक की गई शल्य क्रिया के संक्रमण दूसरी समस्या उत्पन्न हो सकती है। शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे गर्भ को हटाया भी जा सकता है। इस तकनीक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते हैं।
जैसे कुछ लोग लड़के चाहते हैं तो वो इसका गलत उपयोग कर सकते हैं सर्जरी का, इसलिए गैर कानूनी है। गर्भ के चयनात्मक गर्भपात हेतु किया जाता है। स्वस्थ समाज के लिए मादा नर लिंग अनुपात बनाए रखना आवश्यक है, यानी जितने लड़के उतनी ही लड़कियां होना जरूरी है, नहीं तो समाज में असंतुलन हो जाएगा और हमारी मनुष्य की प्रजाति जो है खतरे में पड़ जाएगी, यानी खत्म होने की पे कगार पे आ जाएगी। यद्यपि हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण एक कानूनी अपराध है, समाज की कुछ इकाइयों में मादा भ्रूण की निर्पण हत्या के कारण हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात तीव्रता से घटता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। हमने देखा कि जनन एक ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करता है, यानी अपनी प्रजाति को बढ़ाता है। इस समष्टि में जन्म दर मृत्यु दर उसके आकार का निर्धारण करते हैं। जनसंख्या का विशाल आकार बहुत लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण यह है कि बढ़ती जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुधार लाना दुष्कर है। देखिए, जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी रिसोर्सेज कम होंगे, यानी पानी, रोटी, कपड़ा, मकान कम पड़ेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो है एक जीवन शैली अच्छी नहीं बन पाएगी, जिस वजह से क्या होगा, एक हमारा समाज जो है गरीबी की तरफ बिछड़ता चला जाएगा। इसलिए इसे रोकने के लिए जनसंख्या को एक सही दिशा में बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। यदि सामाजिक असमानता हमारे समाज में निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी है तो जनसंख्या के आकार का महत्व इसके लिए अपेक्षाकृत कम हो जाता है। यदि हम अपने आसपास देखें तो क्या आप जीवन के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारण की पहचान कर सकते हैं? यही है कि देखिए, जो पॉपुलेशन है ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये सारे प्रश्न आपसे हो जाएंगे, आप इनको अटेम्प्ट कीजिएगा। पूरे के पूरे आपकी जो है चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो मैंने छोड़ी है बच्चों, वो टॉपिक्स भी आपने पढ़ लेनी है, क्योंकि अब आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, सवाल कहीं से भी आ सकता है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स के साथ, वो टॉपिक्स मैंने आपको बता दी हैं। आप लोगों को आई होप ये चैप्टर समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसे पढ़िएगा और सोल्यूशंस कीजिएगा और मुझसे टाइम पे अपने डाउट्स भी पूछिएगा।